चलो, तो भारतीय संविधान के ऊपर अपना तीसरा भाग है और वो भाग है एकात्मक और संघात्मक, यानी एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। हम एकात्मक और संघात्मक के बीच अभी कुछ अंतर को समझेंगे। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि लिखित और अलिखित में क्या अंतर है, तो अगला जो हमारा संविधान है वो क्या है? एकात्मक और संघात्मक। ध्यान रखना, अगर कहीं एकात्मक सरकार लिखा रहे तो समझना कि उसमें एकात्मक संविधान होगा, और अगर कहीं संघात्मक संविधान अगर लिखा रहे तो इसका मतलब होगा सरकार कैसी होगी? अगर कहीं संविधान सरकार लिखा रहे संघात्मक सरकार, तो संघात्मक संविधान होगा। यानी आप एकात्मक सरकार का जिक्र अगर करते हो तो संविधान कैसा होगा? एकात्मक। और संघात्मक सरकार की बात करते हो तो संविधान कैसा होगा? संघात्मक। इन दोनों के बीच में कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमियां हैं, दोनों देखेंगे कि एकात्मक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है और संघात्मक के लिए क्या क्या विशेषताएं और कमियां हो सकती है। तो वन बाय वन हम पहले एकात्मक की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, सरकार का मतलब क्या है? निर्णय लेने के लिए कौन होगा जिम्मेदार? अगर हम एकात्मक की बात करते हैं, पहले एकात्मक संविधान कह लो या एकात्मक सरकार कह लो, दोनों बात सेम है। तो एकात्मक संविधान और एकात्मक सरकार में कुछ बातें हैं, वो लिखो पहले, समझो। पहले एक राज्य होता है तो एक ही सरकार, यानी एक देश एक सरकार, एक देश एक सरकार। अब सरकार पर नियंत्रण किसका होता है? खुद का। यानी सरकार, सभी शक्तियां किसमें रहती है? एक ही सरकार के पास रहती है। भाई एकात्मक में क्या होता है? एक राज्य एक सरकार, है ना? एक राज्य एक सरकार। एक राज्य एक सरकार। अब जो सरकार है, सारी शक्तियां किसके पास है? सभी शक्तियां इस एक सरकार के पास रहती है। एकात्मक की ये तो खासियत है कि एकात्मक मतलब एक, यानी सारी शक्तियां किसके पास? एक के पास। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। अगर केंद्र और राज्य होगा तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। भाई एक सरकार है, यानी सब सरकार उसी की है, तो क्या केंद्र और राज्य में कुछ शक्ति का बंटवारा होगा? क्योंकि सबसे सुप्रीम कौन है? केंद्र। सबसे सुप्रीम कौन है? सरकार। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जापान लिख लो, ये एकात्मक सरकार के लक्षण हो सकते हैं। ब्रिटेन, जापान और फ्रांस ऐसे कुछ देश है जिसमें एकात्मक सरकार है। आपको पता है लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। एकात्मक सरकार में संविधान कैसा भी हो सकता है, लिखित भी, और कोई अनिवार्य नहीं है कि एकात्मक सरकार है तो लिखित नहीं होगा, एकात्मक सरकार है तो अलिखित नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो लिख लेना यहीं पर बात। हाँ, एकात्मक सरकार में संविधान का लिखित होना
या अलिखित होना अनिवार्य नहीं है। यह लिखित भी हो सकता है और अलिखित हो सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि एकात्मक सरकार है तो लिखित होगा या अलिखित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो सकता है। बिना लिखी सरकार भी हो सकती है और लिखी हुई सरकार, यानी लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है, अनिवार्य नहीं है। यह बात समझ में आ गया। ये एकात्मक सरकार की कुछ लक्षण है। अगर हम इसकी विशेषता, इसका लक्षण दिखता है क्या, एकात्मक सरकार क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं कि सब कुछ एक के पास, एक सरकार, वही निर्णय लेने वाला, केंद्र और राज्य में कोई बंटवारा नहीं होता, लिखित भी हो सकता है संविधान और अलिखित भी हो सकता है। अब विशेषता की बात कर लेते हैं। तो विशेषता क्या क्या हो सकता है? कम खर्चीला होता है, भाई एक सरकार रहेगा तो कम खर्चा करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। जो निर्णय है वो कैसा लेगा, बहुत तेज ले सकता है। भाई अकेला है तो कोई भी निर्णय खुद ले सकता है। कम खर्चीला होता है, पूरे देश में एक समान नीति बना सकता है सबके लिए, जैसे दुबई है, यूएई है ना। अगर मान लो एक तंत्र एकात्मक है, राजतंत्र, तो सारा निर्णय एक देश एक जैसा होता है। ब्रिटेन में चले जाओ, जापान में चले जाओ, सबके लिए निर्णय एक होते हैं। आपातकाल के लिए सबसे बेहतर सरकार रहती है। अगर कहीं देश में आपातकाल लग जाए तो मना कर देगा सबको, भाई बाहर नहीं निकलना, तो नहीं निकलेगा। यानी आपातकाल के लिए क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद ज़्यादा होंगे, जब शक्ति का बंटवारा ही नहीं है तो विवाद क्या होंगे, ये इसकी विशेषता है। एकल नागरिकता होती है क्या, और एकल नागरिकता होने की वजह से भावना भी क्या रहता है, तेज रहता है। अगर नागरिकता एक होगी, जैसे भारत की नागरिकता कैसी है, एक है। भारत की नागरिकता क्या है, एकल है, लेकिन भारत का संविधान एकात्मक है क्या, नहीं। इसीलिए तो भारत का संविधान को अर्धसंघात्मक कहा गया है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है। तो भाई देखो ना, एकात्मक में एकल नागरिकता है और संघात्मक में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में अर्धसंघात्मक है, यानी भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता होता है यहाँ पे, और एकल नागरिकता होने से एकता में बढ़ावा रहता है, एकता हमेशा बनी रहती है। और क्षेत्रफल और छोटे देशों के लिए यह सरकार लाभदायक होता है। अगर कहीं देश छोटा हो, सरकार छोटी हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। तो लिख लो 1 बाय 1 कौन कौन सी विशेषता है इसकी। विशेषताएं लिखो जल्दी से। एकात्मक सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लिखो। विशेषताएं, पहला क्या विशेषता बताया था, निर्णय तीव्र होता है, निर्णय तीव्र होता है। दूसरा, कम खर्चीले होते हैं। तीसरा, पूरे देश में एक समान नीति। ये सब समान आप ये सब क्वेश्चन आपके जब स्टेटमेंट आएंगे ना, तब दिखेंगे ये सब चीजें। पूरे देश में एक समान नीति होती है। आपातकाल के लिए सबसे अच्छी सरकार है। सबसे अच्छी सरकार है। छोटे क्षेत्रफल और कम जनसंख्या, छोटे क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाले राज्य और देश के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और हमने पढ़ा एकल नागरिकता होता है। क्या होता है, एकल नागरिकता होता है, जिससे क्या होता है, एकता की भावना ज्यादा रहती है, जिसमें एकता की भावना अधिक रहती है। और जब एकल नागरिकता होगा तो केंद्र और मध्य के बीच, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा तो है नहीं केंद्र और मध्य, तो केंद्र और राज्य के बीच मतभेद कम होंगे, ठीक है, या विवाद कम रहेंगे। ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या, निर्णय तेज होगा, कम खर्चीला है। जब इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संघात्मक हो जाएगा। यानी कुछ पॉइंट
इसके विपरीत में संघात्मक में काम करती है। तो संघात्मक में क्या होगा, एकात्मक में निर्णय तीव्र होगा, कम खर्चीला होगा, पूरे देश में एक समान नीति लगाएंगे, आपातकाल के लिए सबसे अच्छा होगा सरकार, और छोटे क्षेत्र और कम जनसंख्या में सबसे लाभदायक होता है। एकल नागरिकता होता है और एकल नागरिकता की वजह से देश में एकता की भावना बनी रहती है और केंद्र और राज्य में विवाद कम होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी कुछ बुराइयां भी है, ऐसा नहीं है कि विशेषता है तो उसमें अच्छाइयां नहीं होगी, विशेषता है तो उसमें बुराई नहीं होगी, उसमें बुराइयां भी होंगी। तो वो बुराइयां कौन कौन सी है समझ लो एक बार। निरंकुश की संभावना रहती है। निरंकुश मतलब क्या, बिना अंकुश वाला कोई चीज हो सकता है। अगर एकात्मक सरकार है तो निरंकुश की जो संभावना है वो बनी रहती है। बड़े देश और क्षेत्रफल में ये लाभदायक नहीं होता है ना। और एक सरकार ज्यादा व्यापक नहीं हो सकती है, ज्यादा दूर तक काम नहीं कर सकती है। अगर पूरे देश में अगर राज्य नहीं होते तो क्या केंद्र सरकार पूरे राज्य को कंट्रोल कर लेती, क्या नहीं कर पाती। तो एकात्मक सरकार की सबसे बड़ा जो कमियां है वो कौन कौन सी कमियां हैं, लिख लो। हाँ, बुराइयां कर लिखो, कमियां लिख लो, बुराई नहीं मत लिखो, कमियां लिखो। बुराई अलग होता है, कमियां, तो कमियां लिखो। कमियां, एक सरकार बहुत व्यापक नहीं होते। कमियां, बहुत व्यापक नहीं होते। निरंकुश सरकार, निरंकुश हो सकती है, निरंकुश की संभावना रहती है। और आप देखो कि बड़े क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्रफल प्लस अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाले राज्य या देश में यह सरकार काम नहीं कर सकती अच्छे से। तो ये कुछ एकात्मक सरकार के लक्षण थे, कुछ विशेषताएं थी और कुछ कमियां थी। तो एकात्मक सरकार की लक्षण, विशेषताएं और कमियों को हमने जाना। अब बात करते हैं संघात्मक सरकार के लक्षण, विशेषताएं और कमियों की। चलो, तो अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो, संघात्मक सरकार के लक्षण, विशेषता और कमियां। संघात्मक लिखो, संघात्मक सरकार। आवाज नहीं करो भैया। संघात्मक सरकार, देखो एकात्मक जिस तरीके से एक राज्य एक सरकार, तो संघात्मक में क्या होगा, संघ से मिलकर बना है, यानी केंद्र और राज्य से मिलकर बना है। यानी संघात्मक सरकार का संविधान क्या होगा, संघात्मक होगा। इसमें द्वैध सरकार काम करती है। संघात्मक में द्वैध सरकार लिख लो पहला। द्वैध सरकार काम करती है। द्वैध सरकार कौन कौन सी हो सकती है, एक केंद्र सरकार और एक केंद्र सरकार और कई प्रांतीय सरकार हो सकती है। कई प्रांतीय सरकार हो सकती है। यानी इसमें सबसे पहला जो लक्षण है यही कि इसमें द्वैध सरकार होते हैं, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। आपको कमेंट करके बताना है किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था। ये आपको कमेंट करके बताना है सभी को। चलो, तो लिखित संविधान अनिवार्य है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा हो सकता है क्या, लिखित है। संघात्मक सरकार में अरे तभी तो अनुसूची आएंगी ना, तभी तो सूची आएंगी। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची, कुछ अवशिष्ट सूचियां भी होती है। तो लिखो, लिखित सरकार और लिखित संविधान अनिवार्य।
संविधान कैसा होगा? लिखित होगा। हाँ, अनिवार्य है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर आप लिखित नहीं रखोगे तो मतभेद तो मतभेद तो ज़्यादा हो जाएंगे। यानी लिखित संविधान अनिवार्य है, लेकिन इसी में लिख लो शक्तियों का बंटवारा भी लिखित होना चाहिए। कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा जो आयोग है या कौन सा जो चीजें हैं वो कौन सा काम करेगा, ये लिखित होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा लिखित होना चाहिए ना भाई। केंद्र और राज्य में कोई काम कर रहा है तो कौन सा केंद्र सरकार के काम है, कौन से राज्य, ये लिखित होने चाहिए। इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अगला, संविधान जो होता है वो कठोर होता है। संविधान कैसा होता है? कठोर होना चाहिए। संघात्मक में होता है, कठोर होना चाहिए। और एकात्मक में सरकार क्या होता है? लचीला होता है। तो हमने वहां छोड़ दिया था, लिख भी सकते हो वहां पे। एकात्मक में जो संविधान है वो क्या हो सकता है? लचीला होता है, कोई भी चीज तुरंत हो सकता है। इसीलिए भारत में जो सरकार है वो अर्ध संघात्मक है, ना कठोर है ना ज्यादा, क्योंकि संघात्मक सरकार हमेशा कठोर होते हैं। जैसे अमेरिका संघ है ना, तो कठोर है कि नहीं है? ठीक है। यहां पर नागरिकता कैसी होती है? दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक की नागरिकता कैसी होती है? दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता होती है। और इसमें नागरिकता कैसी होती है? दोहरी होती है। और इसमें पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी यहां पर न्यायपालिका जो होता है वो अलग होता है कार्यपालिका और विधायिका से, और स्वतंत्र होता है। लेकिन भारत में इन सभी को साथ रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, दोनों को मिलाकर भारत में रखा गया, इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक बोला जाता है। ठीक है। तो पृथक और स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदन होते हैं। दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। भारत में कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। दो सदन होते हैं और इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। इसमें संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है। यानी संघात्मक में संविधान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है, और यह बड़े देश और बड़े जनसंख्या के लिए लाभदायक होते हैं। अरे बड़े देश और क्षेत्रफल के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो चीजों में बट जाएंगे सब चीजें तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो ये इसके कुछ लक्षण थे। अब विशेषताएं क्या क्या है वो देख लो। आप बताओ, जो विशेषताएं एकात्मक के थे उसमें से कुछ हटा दो तो क्या हो जाएंगे? संघात्मक के। जैसे कि बड़े देशों में क्या होंगे? कामगार होंगे, कारगर होंगे, ज्यादा व्यापक होंगे, अधिक प्रतिनिधित्व होंगे, यानी जो जनता होगी उनको प्रतिनिधि करने के लिए लोग अलग अलग होंगे। जैसे आप देखो 545 सीटें हैं, है ना। इस तरीके से लोग क्या होंगे? अधिक होंगे, जनसंख्या बढ़ेंगे, सीटें बढ़ जाती है, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं, और दोनों सरकार का संतुलन बना रहता है। विवाद होते तो हैं लेकिन संतुलन क्या रहता है? बना रहता है, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है? लिखित है। केंद्र सरकार की शक्तियां लिखित है और राज्य सरकार की संख्या क्या है? लिखित है। इसलिए क्या है दोनों। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार के निरंकुश होने की संभावना नहीं रहती है। सबसे जो विशेषता यह है कि सरकार के निरंकुश होने की संभावना नहीं रहती है या कम रहती है। ठीक है, संभावना कम रहती है। तो क्या कुछ कमियां भी हो सकती है इसके अंदर? क्या कुछ कमियां भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। जिस तरीके से एकात्मक सरकार निर्णय कितना तेज लेती है कि धीरे लेती है? एकात्मक सरकार निर्णय बहुत तेजी से लेती है, तो इनके निर्णय में क्या हो सकता है? विलंब हो सकता है। यानी इनकी जो कमियां हैं वो निर्णय में क्या है? विलंब।
अभी हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डीप नॉलेज पढ़ेंगे आने वाले सब समय में, अगले टॉपिक में। तो यहाँ तक हम बस अभी बेसिक चीज़ जान रहे हैं कि ये अगर आते हैं कहीं पर तो हम उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो पहली क्या है कमियां, कि निर्णय क्या होता है, विलंब होता है। विलंब मतलब देरी से, निर्णय विलंब से होता है। दूसरा, एकात्मक सरकार आपातकाल में क्या करती है, अच्छा होता आपातकाल के लिए, लेकिन आपातकाल के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि निर्णय विलंब से होगा, तब तक उस देश में और कुछ हो सकता है घटना। तो इसलिए आपातकाल के लिए, आपातकाल के समय तो आपातकाल के समय यह अच्छा नहीं होता। तो यह आपातकाल के समय अच्छा नहीं होता। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संतुलन तो बना रहता है लेकिन विवाद अधिक हो सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच विवाद केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो सकते हैं। विवाद क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का शक्तियों का बंटवारा है और किसी शक्ति ने किसी ज्यादा काम कर दिया तो उसका विवाद भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से एकात्मक सरकार कम खर्चीला था तो ये क्या सकता है, खर्चीला अधिक होता है, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल बड़े देश के लिए तो खर्चीला भी क्या होगा, तो अधिक खर्चीला होता है। और न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है, और न्यायपालिका की शक्ति सबसे ज्यादा होती है संघ में, इसलिए अमेरिका में न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत होता है। याद रखना, अमेरिका में न्यायपालिका सबसे मजबूत है। एकात्मक में कौन मजबूत था, निर्वाचन जो था न्यायपालिका वो पृथक था, अलग था। ठीक है, विधायिका से ये चीजें क्या थे, अलग होते हैं। यहां पर न्यायपालिका क्या है, सबसे शक्तिशाली माना गया है। पूरे देश में एक समान कानून नहीं होते। न्यायपालिका यहां पर शक्तिशाली होता है और पूरे देश में एक समान नीति नहीं, पूरे देश में एक समान नीति नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश की विविधता, भाषा, रहन सहन ये सब अलग अलग हो सकते हैं। तो पूरे देश में एक समान नीतियां नहीं हो सकती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एकात्मक और संघात्मक सरकार होती है। कुछ एकात्मक के लक्षण है तो कुछ संघात्मक के अच्छे विशेषताएं भी है, लक्षण भी है, कुछ कमियां दोनों में है। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। और आगे का जो टॉपिक है हमारा कि भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है, हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।